माँ पापा के लाड प्यार ने मुझे इतना बिगाड़ दिया था कि मेरी बिगड़ने की भी सारी हदें पार हो चुकी थीं, क्योंकि अपने माँ बाप आका में एक ही बेटा था। एक मेरी बहन थी। माँ पापा को हमेशा सही लड़के का ही शौक था। वह लोग कहते थे कि हमारे लड़का हो जाएगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, इस घर का चिराग होगा, हमें कमा कर देगा और हमारी जिंदगी को अच्छी तरह से बना देगा, हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए वह लड़के को ज्यादा पसंद करते थे। और जब मैं लड़का बंद कर उनके घर में जन्म ले चुका था, तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन लोगों ने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैं पैसे मांगता था तो वह झट से मुझे पैसे दे देते थे। कभी भी मुझसे सवाल नहीं करते थे कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ रहता हूँ, किसके साथ रहता हूँ। मैं आधी रात को अपने दोस्तों के यहाँ से लौटता था तो भी पिताजी और माँ कुछ नहीं कहते थे। वह कहते थे कि कोई बात नहीं, बच्चा है, अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, इसमें कौन सी बुराई की बात है। वह कभी भी मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं करते थे। हालांकि उस समय मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, मैं बिल्कुल छोटा था। फिर भी रात को गलियों में घूमता था तो माँ पापा को आपत्ति नहीं होती थी। अक्सर पड़ोसी लोग कहते थे कि आपका बेटा बिगड़ता जा रहा है, इसे जरा संभाल लो, लेकिन माँ पिताजी उन्हें ही डांट देते थे और कहते थे कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा बेटा है, हम लोग देख लेंगे। अब इतनी छोटी सी उम्र में मैं इस तरह घूम रहा था तो यह तो स्पष्ट ही था कि मैं बिगड़ तो जरूर जाऊंगा। और इस उम्र के बच्चों को तो लोग इतनी आसानी से बाहर भी नहीं जाने देते। उनके ऊपर इतनी पाबंदियां लगाकर रखते हैं, उनके अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, वह कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, उन सारी एक्टिविटियों के ऊपर नजर रखते हैं ताकि उनका बच्चा बिगड़ ना जाए, और बुरे लोगों की संगत से उन्हें दूर रखते हैं। लेकिन मेरे माता पिता का कुछ अलग ही था। वह तो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। उनका उसूल था कि अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया और मुझे बुरा लग गया तो मैं रोने ना लग जाऊं। वह नहीं चाहते थे कि मेरी आंखों में आंसू आ जाए, और मैं यह सब नाटक कर लिया करता था, क्योंकि कभी कभार अगर माँ पापा थोड़ा बहुत पूछ लेते थे तो मैं रोने का नाटक करने लग जाता था। इस वजह से वह घबरा जाते थे और मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करते थे। शायद मेरी जिंदगी खराब करने के पीछे मेरे माता पिता का ही हाथ था, क्योंकि उन्होंने कभी मेरी खैर खबर ली ही नहीं थी। उन्होंने मुझे इतना लाड प्यार दे दिया था, जिस वजह से मेरा बिगड़ना तो लाजमी ही था। लेकिन उनकी मौत होने के बाद तो जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया था। दरअसल एक एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई। उसके बाद मैं और मेरी बहन दो ही अकेले रह गए थे। उसके बाद तो मेरी अय्याशियां और भी ज्यादा बढ़ गई थीं। अब तो मुझे किसी का भी डर नहीं था। मैं खूब बिगड़ चुका था। मेरी बहन पूरा दिन घर में अकेली बैठी रहती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेरी बहन घर में अकेली है। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने मस्ती से मतलब होता था। पूरा दिन ऐश करता था और घूमता रहता था। माँ पापा की मौत के बाद अब मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका था। मेरे आस पड़ोस के रिश्तेदार कोई भी मुझे कुछ नहीं कहते थे। सब लोग यही कहते थे कि बड़ा बिगड़ा हुआ लड़का है, इसके मुंह है तो हम लोगों को लगना ही नहीं चाहिए। अब मैं अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ जिंदगी काट रहा था। लेकिन आगे चलकर मेरी जिंदगी में जो कुछ होने वाला था उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। दरअसल मेरा नाम राघव है। मैं एक बहुत बिगड़ा हुआ और घटिया इंसान था। ऐसा मैं बचपन से ही नहीं था, मेरे हालातों ने मुझे ऐसा कर दिया था। मैं अपनी जवान बहन के साथ रहता था। मेरी बहन को बचपन से ही पोलियो था, वह चल नहीं सकती थी। हम दोनों भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरी बहन घर में रहकर घर की देखभाल करती थी और उसे जिस तरह से भी होता था घर के काम कर लिया करती थी। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले गए थे। पेरेंट्स के ना होने की वजह से मैं बहुत बिगड़ गया था, गलत रास्तों पर चलने लगा था, गलत लड़कों के साथ बैठना शुरू कर दिया था, उनकी गलत संगत को अपना बना लिया था। इस तरह मैं एक बिगड़ा हुआ और घटिया इंसान बन गया। अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो वह मेरी परवरिश अच्छे तरीके से करते। शायद मैं ऐसा बिल्कुल ना होता। मेरी बहन सारा दिन घर में रहती और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझसे लोग कहते थे कि तुम अपनी बहन की शादी कर दो, शादी के बाद वो अपना घर बसा लेगी। आखिर ऐसे कब तक अपनी बहन को घर में बिठाई रखोगे? एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी ही है।
मगर मैं कहता कि मेरी बहन लंगड़ी है, उसको कौन रिश्ता देगा, उसे कौन शादी करेगा। मुझे समझने वाले कहते हैं कि एक लौटा इकलौती तुम्हारी बहन ही ऐसी नहीं है जो इस दुनिया में लंगड़ी है। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो लंगड़ी है, जिनके हाथ नहीं है, जो आंखों से देख नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती। उनकी भी तो शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल में सुखी रहती है। अगर तुम अपनी बहन की शादी यह सोचकर नहीं करोगी कि वह चल नहीं सकती, तो इस तरह उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, इस तरह उसका परिवार आगे बढ़ेगा और वह अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ बिजी हो जाएगी। इस तरह तो वह सारी जिंदगी तुम्हारे काम नहीं कर सकती। तुम्हारी बहन ने सारी जिंदगी तुम्हें खाना बनाकर खिलाया है, तुम्हारे सारे काम किए हैं। उसने कभी तुम्हारे मामले में दखलंदाजी नहीं की। तुम जो कुछ भी करते हो उसे उस बात से कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, तुम्हें उसकी खुशी की खातिर इसकी शादी करनी पड़ेगी। ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी। बात भी सही थी। आखिर इन दुनिया में न जाने कैसी लड़कियां हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कमी है और फिर अपनी ससुराल में सुखी रहती है। यही सोचकर मैंने अपनी बहन का रिश्ता लगा दिया था। मेरी बहन देखने में बहुत खूबसूरत थी, मैं भी बहुत स्मार्ट था, क्योंकि हम दोनों के मम्मी पापा भी बहुत खूबसूरत थे। हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स पर गए थे। मैंने अपनी बहन की शादी अपने दोस्त के ही एक जाने वाले के साथ कर दी थी। मेरी बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो मैं भी घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। अब मुझे और भी ज्यादा बेफिक्री हो गई थी, क्योंकि जब मेरी बहन जवान घर में रहती थी तो मैं घर में एक दो चक्कर लगा लिया करता था या फिर उसे घर का थोड़ा बहुत सामान लाकर दे दिया करता था। अब मैंने घर में आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताता था। इसी तरह मेरी बहन की शादी को 2 महीने गुजर गए, मगर मैंने उनकी खबर लेने की कोशिश नहीं की कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश भी है या नहीं। मेरी जिंदगी तो इसी तरह अय्याशी में गुजर रही थी। मैं एक से एक बिगड़े हुए काम कर रहा था। शराब पीता, सिगरेट पीता, जुआ खेलते हो और वह सारे काम करता जो एक घटिया इंसान करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसे कहाँ से आते थे। मैंने इस गलत दुनिया में कदम रखने की शुरुआत एक अनोखे काम से की थी। वह काम यह था कि मैं कोठे पर लड़कियों को ले जाकर बेच तथा 1 हफ्ते में एक लड़की को बेच दिया करता था, तो मेरे 1 हफ्ते का खर्चा आराम से निकल जाता था। मैं किसी भी लड़की को अपना टारगेट बना लेता और उसका पीछा करता और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उसे किडनैप कर लिया करता था और फिर उसे कोठे पर ले जाकर बेच देता। कोटे से मुझे लकड़ी बेचने पर ढेर सारे पैसे मिलते थे। लेकिन अब मैंने फिलहाल में एक नया बिजनेस शुरू किया था। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियां विदेश में सप्लाई करने लगा था, जहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। गुजरते जा रहे थे। मेरी बहन की शादी को 1 साल हो गया था और इसे 1 साल में मैंने अपनी बहन की कोई खबर नहीं ली थी। ना ही मेरी बहन मेरे घर आई थी, तो उसकी शादी करने के बाद उसको भूल चुका था। लेकिन एक दिन अचानक मेरी बहन की लाश हमारे घर आई। उस समय मैं घर पर नहीं था। पड़ोसियों ने मुझे फोन करके बुलाया था। मैं घर पर गया तो अपनी बहन की लाश को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। लोगों ने कहा कि तुम्हारी बहन की लाश इसका पति छोड़ गया है। तुम्हारी बहन के पति ने काफी देर तक यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार किया। जब तक तुम नहीं आए तो है, उसकी लाश को यहाँ पर छोड़कर चला गया। हमने तुम्हारा नंबर ट्राई किया था, मगर तुम्हारा नंबर लग नहीं रहा था। जैसे ही लगा तो तुम्हें फोन बता दिया। तुम्हारी बहन का पति कहाँ गया है कि उसके पास तुम्हारी बहन का किया कर्म करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसका क्रियाकर्म तुम कर देना। और उसने बताया था कि तुम्हारी बहन ने एक बड़ी बीमारी का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी। मगर फिर पड़ोसियों ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पड़ोस की एक औरत ने मुझे 1 महीने की बच्ची लाकर दी और कहा कि यह तुम्हारी बहन की बेटी है, इसका पति से हमें दे गया था। कहा था कि इसके भाई को दे देना। वह कहाँ गया है वह किसी को नहीं पता, इसको नहीं पाल सकता वह, क्योंकि उसके पास इसकी परवरिश के लिए पैसे नहीं है। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी बहन की शादी कितने घटिया इंसान के साथ की थी। इसमें सबसे ज्यादा गलती मेरी थी। मैंने जब अपनी बहन की शादी की
तो लड़के के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली थी और ना ही उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया था। मेरे दोस्त ने बस मुझे रिश्ता बताया और मैंने अपनी बहन की शादी आंखें बंद करके कर दी थी। बेचारी मेरी बहन न जाने किन किन परेशानियों से गुजरी होगी। यह बच्ची जो मेरी गोद में थी, ये मेरी बहन की बेटी थी। मैं उसको लेकर घर आ गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बच्ची का क्या करूं। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसके पिता के हवाले कर दूंगा, क्योंकि यह बच्ची उसकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बहन की ससुराल गया तो वहां मुझे ताला लगा हुआ मिला था। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह लोग तो यहां से जा चुके हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। सुना है कि यहां से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। मैं अपना मायूस चेहरा लेकर घर आ गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे की परवरिश किस तरह से होगी। यह बच्चे बिल्कुल मेरी बहन की तरह ही सूरत थी। मुझे इस बच्ची की वजह से 2 दिन लग गए थे। मैं घर से बाहर तक नहीं निकला था। बार बार इसको दूध बनाकर दे रहा था और बार बार इसका ख्याल रख रहा था। मैं तंग आ गया था। इससे पहले मैंने कभी किसी बच्चे का ख्याल नहीं रखा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस बच्चे की वजह से मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। मेरे दोस्त घर आए तो मैंने उनको सारी बात बताई। मेरे उस दोस्त को भी मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसने उसकी शादी करवाई थी। अब मैं इस बच्चे का क्या करता, क्योंकि इसका ख्याल रखने के लिए मेरे घर में कोई भी नहीं था और अब ये मेरे हवाले थी, तो इसकी जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे एडवाइस दी कि तुम एक काम कर सकते हो तो इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। वहां के लोग इसकी देखभाल करेंगे। इस तरह से ये वहां पर सेफ रहेगी और तुम्हें भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आखिर तुम कब तक इसके साथ घर में बंद रहोगे? ऐसे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे भी अपने दोस्तों की बात ठीक लगी थी, इसीलिए मैं अपनी बहन की बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ आया था। मुझे इस तरह गलत गलत काम करते करते 14 साल गुजर गए थे और पुलिस आज तक मुझे और मेरे दोस्तों को नहीं पकड़ पाई थी। अगर कभी हम पर पुलिस के हवाले लग भी गए थे तो पैसे देकर हम लोग बच जाते थे, क्योंकि इस दुनिया में पैसे की ऐसी वैल्यू है कि आप कितना भी गलत काम कर लो, पैसा भरने के देने के बाद ना तो कुछ गलत रहता है और ना ही कुछ सही। फिर तो गलत सही हो जाता है और सही गलत हो जाता है। इस तरह मेरी मेरी आगे की जिंदगी गुजर रही थी। मैं खूब माला माल हो गया था और मेरा भी देश में लड़कियां सप्लाई करने का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। यानी 14 सालों में मुझे अपने भांजी की याद नहीं आई थी, जैसे मैं अपनी बहन को उसकी शादी के बाद भूल चुका था। इसी तरह मैं अपने भांजी को भी अनाथ आश्रम भेजने के बाद मैं भूल गया था और मैंने कभी पलटकर उसकी खबर नहीं ली थी। फिर एक दिन मेरे दोस्त बताया कि विदेश की कुछ पार्टी को 10 लड़कियां चाहिए और 1 महीने के अंदर अंदर हमें कहीं ना कहीं से 10 लड़कियों का अरेंजमेंट करके उन्हें देना था। इस तरह हमें काफी प्रॉफिट होगा। हम सारे दोस्त बिगड़े हुए थे और सभी दोस्त एक से एक गलत काम करते थे। मैं सोच में पड़ गया था, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ लड़कियां दूसरे शहर में किडनैप करके लाया था। वह लड़कियां कम उम्र की थीं। उनको जवान करने के लिए हमें अजीब तरह का कैप्सूल खिलाया करते थे। वह कैप्सूल खाते ही लड़कियां 2 महीने बाद जवान लगने लगती थीं। कम उम्र की लड़कियों को मैं कैप्सूल खिलाने के बाद में उन्हें इतना आदी कर दिया करता था कि वह मेरे इशारों पर नाचने लग जाती थी। ऐसी खूबसूरत और कहना मानने वाली लड़कियों को भी मैं विदेशों में सप्लाई कर दिया करता था और करोड़ों रुपए कमा लेता था। अब मेरे दोस्त हैं। मुझे 10 लड़कियों की डिमांड की थी, जबकि मेरे पास मुश्किल से 8 लड़कियां थीं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि 2 लड़कियां कहाँ से किडनैप करूं, क्योंकि मैं शहर चेंज कर रहा था, कभी कहीं तो कभी कहीं। जिस शहर में इन दिनों में रह रहा था वहां पर मैंने 8 लड़कियां किडनैप कर ली थी। 8 लड़कियां किडनैप होने के बाद शहर में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ था और पुलिस का पहरा भी बहुत सख्त। तथा फिर मैंने स्कूल से लड़कियों को किडनैप करने का फैसला कर लिया। मैं स्कूल से बच्चों को किडनैप करने ही वाला था कि मेरे दोस्त का फोन आ गया और उसने कहा कि 2 लड़कियों का इंतजाम हो गया है, तुझे स्कूल से किडनैप करने की जरूरत नहीं है। मैं झट से अपने दोस्त के पास पहुंच गया। उसके पास 2 छोटी छोटी बच्चियां थीं। हम लोग उन्हें कैप्सूल देकर जवान करने ही वाले थे कि तभी एक लड़की के पैर के ऊपर मुझे बड़ा सा निशान दिखाई दिया।
उस निशान को देखकर मुझे कुछ याद आ गया था, क्योंकि मेरी दीदी के पैर पर भी ऐसा ही निशान था और उस बच्ची के पैर पर भी वैसा निशान था। मैंने अपनी भांजी के पैर पर वह निशान देखा था जो मेरी दीदी के पैर पर था। सेम वैसा ही था। इसीलिए मुझे वह निशान देखकर लगा कि कहीं ये मेरी भांजी तो नहीं। इसीलिए मैंने उस बच्ची को उठाया और सीधा अनाथ आश्रम पहुंच गया। वहां जाकर मैंने पता किया तो उन लोगों ने कहा कि इसे तो कुछ 2 लोग लेकर गए थे। कह रहे थे कि हम इसे पालेंगे। ये बच्ची को कुछ टाइम पहले इसके मामा छोड़कर गए थे। तभी मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह मेरी ही भांजी थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि जब बारी मेरी भांजी की आई तो मुझे कितना दुख हुआ। मैं अपनी भांजी को विदेश में नहीं बेच सकता था। चाहे जो कुछ भी हो जाए थी तो वह हमारी थी। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि जब मेरी भांजी की बारी आई तो मेरा दिल फिसल गया। और जब और लड़कियों के साथ में ऐसे सब करता था तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कांपता था। अब मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि मैं जो कर रहा था वह बिल्कुल गलत था। मेरी गलतियों का कोई भी पश्चाताप नहीं हो सकता था, क्योंकि आज मैंने जितने पाप किए थे उन पापों की तो सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही हो सकती थी। मैंने अपने भांजी को फिर से अनाथ आश्रम में छोड़ा और कहा कि इसे कभी भी किसी को मत देना, और अपने दोस्तों से कहा कि मैं आज के बाद आपके साथ मिलकर यह को सब कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों ने मुझे भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उन लोगों की एक न सुनी और ये काम धंधा बंद कर दिया और घर आकर बैठ गया। अब मेरी आंखों में आंसू थे। मैं पछता रहा था कि मैं जाने में किन कामों में गिर गया और कितनी गलतियां कर बैठा। न जाने कितनी लड़कियों की मैंने जिंदगी खराब कर दी। बेचारी लड़कियों की जिंदगी मैंने नर्क में धकेल दी। उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। आज जब मेरी भांजी पर बात आई तो मुझे इतना बुरा लगा कि मेरे हाथ कांपने लगे। उसे बेचने से पहले, लेकिन जब और उनकी बेटियों के साथ जब मैं वह सब करता था तो मेरी रूह है बिल्कुल भी कांपती थी। अब मुझे एहसास हो चुका था, लेकिन मैं पूरी तरह से तिलमिला उठा, क्योंकि मैं अपने पापों का पश्चाताप कैसे करता। तभी मैंने रस्सी उठाई और एक पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी, क्योंकि इससे बड़ी मेरे लिए कोई सजा नहीं हो सकती थी। अब मेरी मौत की खबर जब चारों ओर फैल गई तो सब लोगों ने मिलकर मेरा दाह संस्कार कर दिया। मेरे मरने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं इतना बिगड़ा हुआ था कि किसी के दिल में भी जगह नहीं बनाई थी। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोगों के मुंह से सिर्फ यही निकला था कि अच्छा ही हुआ, इस हैवान के साथ तो यही होना था। धन्यवाद।